हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट देख चुके थे फ्रेंड्स। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी थियोरी और ऑब्जेक्टिव फिर भी और अलग से करवाया जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी पूछा जाता है। 2 से 3 क्लास यूट्यूब पर हम PDF के माध्यम से करंट अफेयर्स सब्जेक्टिव वाइज कवर करवा देंगे। उस प्रकार करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट GK GS स्टैटिक एवं करंट का चल रहा है फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको बिहार पुलिस में आपको रिजल्ट को लेकर बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आपको हमारे इस चैनल पर तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए आपको रिजल्ट को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट और थ्योरी के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट का कवर करवाया जाएगा इस चैनल पर। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। कुछ 2 से 4 या 5 दिन मान लीजिए 1 वीक के बाद हम लोग थ्योरी पेपर को भी शुरू कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप प्रैक्टिस सेट को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्लास जो होता है वो खाना की तरह होता है, ठीक है। किसकी तरह? खाना की तरह होता है फ्रेंड्स। और प्रैक्टिस सेट पानी की तरह होता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी बहुत ही ज़रूरतमंद होती है। इसलिए खाना और पानी दोनों को बिल्कुल न भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। इससे सेहत बनी रहेगी आपको। आप मेरे कहने का शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किससे उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। कह रहा है वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यह जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ से पर जानकारी प्राप्त होती है, उपनिषद से भी जानकारी प्राप्त होती है और आरण्यक से भी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन संहिता से वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक इन तीनों से मिलता है, बट संहिता से नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अनंत चतुष्टय का संबंध है। अनंत चतुष्टय का संबंध किससे है? तो अनंत चतुष्टय का संबंध जैन धर्म से है फ्रेंड्स। किससे है? तो जैन धर्म से है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जैन और बौद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है अनंत चतुष्टय का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए थोड़ा जूम करते हैं इसको फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसे हमें चुनना है। कह रहा है सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे। तो नहीं, अशोक शैव धर्म के अनुयायी नहीं थे, ठीक है। फिर कह रहा है अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष बोधगया का यात्रा किए थे। तो नहीं, वो 20वें वर्ष वो अपने शासन के दौरान 20वें वर्ष बोधगया का यात्रा नहीं किए थे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। तो हाँ फ्रेंड्स, स्वनियंत्रण जो है ना, स्वनियंत्रण का मतलब अपने पर नियंत्रण, अशोक की धम्म नीति का मूल्य सिद्धांत है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है हर्षवर्धन को, किसको? हर्षवर्धन नाम याद रखना है। हर्षवर्धन को शिलादित्य संबोधन मिला था। किससे मिला था हर्षवर्धन को शिलादित्य संबोधन? तो चीनी से मिला था। किससे मिला था? चीनी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाश मंदिर निर्मित है। ये एलोरा जो लिखा हुआ है, कैलाश मंदिर एलोरा के गुफा में है। किस गुफा में है कैलाश मंदिर? एलोरा गुफा में, ठीक है। कह रहा है कैलाश मंदिर निर्मित है तो बेसर शैली में, ठीक है। किस शैली में? तो बेसर शैली में कैलाश मंदिर निर्मित है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ फतवा ए जहांदारी। क्या है मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम? फतवा ए जहांदारी के रचनाकार पूछ रहा है। फतवा ए जहांदारी का रचनाकार कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। फतवा ए जहांदारी का रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है बलबन की रक्त और लौह की नीति। बलबन ने आप तो पढ़े होंगे मध्यकालीन इतिहास में कि बलबन की रक्त और लौह की नीति जो बलबन के द्वारा चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्याग करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। क्वेश्चन ये कह रहा है जो बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति चलाई गई थी कौन से मध्यकालीन शासक हुए जो इनका त्याग किए, तो वो मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी बलबन के रक्त एवं लौह की नीति को त्याग करने वाला पहला मध्यकालीन शासक बने। ठीक है, अब कह रहा है अगला, बुंदेला राजपूत का विद्रोह। किस राजपूत का विद्रोह, तो बुंदेला राजपूत का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है बुंदेला राजपूत का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ। समय शाहजहां के समय और औरंगजेब के समय, इन दोनों के समय हुआ। लेकिन इस प्रकार कहते हैं कि बुंदेला राजपूत का पहला विद्रोह, इस जगह पहला लिख सकते हैं। ठीक है, पहला विद्रोह। ठीक है, इसको पहला विद्रोह किसके समय हुआ था, शाहजहां के समय। और कहते हैं सशक्त रूप से कहेंगे तो सशक्त रूप से औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये अंग्रेज वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन किनका संबंध नहीं है। चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ठीक है, चटगांव शस्त्र पर जो हमला हुआ था लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। और शारदा अधिनियम क्रियान्वयन में भी जो शारदा अधिनियम पैक्ट आया था वो लॉर्ड इरविन के समय ही आया था। ठीक है, और कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था वो भी लॉर्ड इरविन से संबंधित है, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग असत्य को ढूंढेंगे। कह रहा है भारत दुर्दशा पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक का नाम है भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, ये सही है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस हैं। और देवी चौधरी रानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, देवी चौधरी रानी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। लेकिन होम एंड द वर्ल्ड जो है ना, इसके लेखक लाला हरदयाल नहीं है। ठीक है, तो हमें असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको क्लास के बाद एक बार और देख लीजिएगा, ताकि पुस्तक और लेखक को देख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको ध्यान में रहे। कह रहा है खुदीराम बोस का जन्म किस गांव में हुआ है। बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, खुदीराम बोस का जन्म हबीबपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, हबीबपुर में। बहुत सारे लोग हबीबगंज और हबीबपुर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हबीबपुर याद रखना है, खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स इस चैनल को आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण तैयारी बिहार पुलिस का करवाया जाएगा, और जो भी बिहार दरोगा, SSC, रेलवे, इन सब एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम का कवर इस चैनल पर कराया जाता है। ठीक है, बड़े सर जैसे ज्ञान बिंदु सर हुए, खान सर हुए, इन सब का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन हल्का क्वेश्चन लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हल्का, क्योंकि जो कहिए ना किसी भी छोटा से छोटा कंपटीशन या बड़ा से बड़ा कंपटीशन का सबका लेवल हाई हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए अभी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि GK, GS और STT के जितने भी इंपॉर्टेंट है दरोगा, BPSC तक के प्री में जो पूछे गए हैं उन सब का नोट्स चैप्टर वाइज कवर करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े क्वेश्चन भी कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए 3 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन। कौन सा अहरार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ये जो अहरार
अहरार आंदोलन चलाया गया था वो मजहर उल हक के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? अहरार आंदोलन तो मजहर उल हक के नेतृत्व में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है? 13वां नंबर का क्वेश्चन है। 13वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये जो देखिए 1947 का जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था फ्रेंड्स, कांग्रेस का तो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन में हुआ था। देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1858 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ठीक है, 1858 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कड़ा 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक में होता है। ये ग्वालियर टैंक कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर टैंक बम्बई में पड़ता था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता हमारे अबुल कलाम आज़ाद की थे। कौन किए थे फ्रेंड्स? अबुल कलाम आज़ाद किए थे इसकी अध्यक्षता। ठीक है, कह रहा है 7 अगस्त 1942 को। कब? 7 अगस्त 1942 को। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये VVI है, पूछा जाता है बार बार कई एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए हमें कुछ ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जरा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए कहाँ मेरा ध्यान चला गया था। ये जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। देखिए एक बच्चा भी जानते होंगे इसको, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। कब हुआ था? 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस बात को याद में रखना है, इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। ये जो 1942 का कांग्रेस का अधिवेशन जो ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1857 की क्रांति के संबंध में यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है, यह किस विद्वान का कथन है? तो फ्रेंड्स हम 1857 की क्रांति का वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन पर्सनल हम बिहार पुलिस के लिए नहीं बनाए थे। हर एग्जाम के लिए, दरोगा के लिए भी, BPSC प्री के लिए भी, इन सब एग्जामों के लिए भी हम बनाए थे। क्लास में हम बताए थे ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसमें कई भारतीय विद्वान और कई अंग्रेज विद्वान ने भी अपना मत दिए थे। वही में से एक विद्वान TR होम्स हुए थे, जो कहे थे कि ये 1857 की क्रांति सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो कह रहा है भैरोवाल की संधि का संबंध किससे है? भैरोवाल की संधि का संबंध पूछ रहा है। भैरोवाल की संधि का संबंध आंग्ल सिख युद्ध से है। किस युद्ध से? आंग्ल सिख युद्ध से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघनात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया? कब किया गया स्थापना का प्रयास? तो फ्रेंड्स तो भारत शासन अधिनियम 1935। कब किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, कब किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम भारतीय चुनाव प्रणाली किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन से किया गया है। किस देश से ग्रहण किया गया है फर्स्ट फास्ट दी पोस्ट सिस्टम? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से ये चुनाव प्रणाली ग्रहण की गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, नहीं पूछ रहा है। देखिए NG आयंगर भी सदस्य रहे हैं, KM मुंशी भी सदस्य रहे हैं, AK अय्यर भी रहे हैं, लेकिन BN राव नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? देखिए ये भी क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक मिनट देखिए कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था? याद रखना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। ठीक है, किस संविधान संशोधन? 7वें।
अगला कड़ा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? 11वीं अनुसूची में किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करती है 11वीं अनुसूची। ठीक है, किनके बीच? राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्योंकि इस प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन को कवर करना है ना। देखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसीलिए बता देते हैं जो एग्जाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताते हैं फ्रेंड्स, उस बात पर भी ध्यान रखिएगा, वीडियो इसको मत कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है निजता के अधिकार का उल्लेख कहाँ मिलता है, या निजता के अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से निजता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार का। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 42 आर्टिकल नंबर 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 42। तो देखना है हमें कौन सी शक्ति प्रदान करती है। कह रहा है ये देखिए कौन सी, सीधा हम क्वेश्चन आंसर पाते हैं। कहता है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। कौन सी शक्ति प्रदान करती है? कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं उसमें प्रतिलंबन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रतिलंबन का अर्थ होता है यदि कोई दंड दे चुके हैं, ठीक है, उसे जज सजा सुना दी है तो दंड को बदला नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिलंबन का अर्थ यह होता है कि कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, दंड को कुछ समय तक टालने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत अथवा प्रतिलंबन का अर्थ यही होता है। ठीक है, कि जो दंड मिला है उसको कुछ समय तक टालने की प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में बिना संसद का सदस्य हुए, देखिए क्या कर रहा है, बिना संसद का सदस्य हुए भी उसे कार्रवाई में तथा सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए, कोई भी आम आदमी जाके तो संसद में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन संसद का सदस्य होते हुए भी उनके कार्रवाई में बोलने का अधिकार प्राप्त किसको होता है? तो वो होता है अटर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी को होता है। किसको? महान्यायवादी, क्योंकि संसद के अलावा कोई नहीं बोल सकते, लेकिन एक है कौन? अटर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी जो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव विवाद, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है यह उच्चतम न्यायालय में आएगा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में ही ना मामला जाएगा उनका। फिर करा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच यदि विवाद होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच भी विवाद होगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो उच्च न्यायालय जाएंगे। ठीक है, लेकिन अंतर्जातीय जो जल विवाद होगा वो डायरेक्ट मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार तो मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? देखिए, महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार कब मिला? तो कब मिला? इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। 1926 में मिला था। कब मिला था भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार? तो 1926 में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में राज्य सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची का। ठीक है, देखिए राज्य, पुलिस हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस की सूची के? राज्य सूची के। जेल भी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, न्याय राज्य सूची भी दे सकता है, राज्य भी दे सकता है, न्याय भी राज्य सूची के अंतर्गत है। लेकिन ये जो सीमा है ना, सीमा कर एक संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है फ्रेंड्स? संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष बैठते हैं? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो किन के समक्ष बैठते हैं? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष बैठते हैं। किन के समक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष बैठते हैं। कौन बैठते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन होता है। देखिए पंचायत में पूछ रहा है, पंचायत में निम्न स्तर पर कौन होता है, तो पंचायत में निम्न स्तर पर होता है ग्राम सभा और पंचायत। कौन होता है, ग्राम सभा व पंचायत। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल गोंडवाना का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स। अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मेडागास्कर भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन आपको याद रखना है, हम लोग जिस महादेश एशिया महादेश में रहते हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बुग्याल या पयार दोनों एक ही हुआ। ठीक है फ्रेंड, बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान लघु हिमालय में पाए जाते हैं। किस हिमालय में, तो लघु हिमालय में। फिर अगला क्वेश्चन है, सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। सिक्यांग कागड़ी नाम से ही थोड़ा अजीब लगता है कि ये इस प्रकार का नाम चाइना में ही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है चीन में। कहाँ अवस्थित है, चीन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, भारत का दूसरे सबसे बड़ा डेल्टा। क्या करा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कृष्णा नदी बनाती है। कौन बनाती है, दूसरा बड़ा डेल्टा, तो कृष्णा नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में होने वाली, क्या कह रहा है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। भारत में जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो भू आकृतियों से नियंत्रित होती है। किससे, तो भू आकृतियों से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फिलहाल एक ही क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तरण या सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जलोढ़ मृदा में सॉइल प्रोफाइल या मृदा संस्तरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, सामुदायिक कृषि वानिकी, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक कृषि या सामूहिक कृषि एक ही होता है। ठीक है, जो सामुदायिक कृषि वानिकी का अर्थ होता है भूमिहीन लोगों को वानिकरण से जोड़ना, अर्थात जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि से जोड़ना या कृषि से जोड़ना। सामुदायिक कृषि का अर्थ यही होता है। ठीक है, भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। देखिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहा कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न देश है। सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सर्वाधिक भौम संपन्न जल प्रदेश है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है रत्नागिरी लौह अयस्क। कौन सा लौह अयस्क, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है। ये जो रत्नागिरी है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस तरह के सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको माइंड में इसी जगह सीट करना है, करिए। कह रहा रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है। रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बड़े से बड़े एग्जाम या छोटे से छोटे एग्जाम हो उसमें 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक महाराष्ट्र। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शक्ति स्थल सौर पार्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है। क्या कर रहा है, एक सवाल यहाँ से भी उभर कर आता है फ्रेंड्स, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क कौन है, तो शक्ति स्थल सौर पार्क वो किस राज्य में है, राज्य के बारे में फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है। तो जो शक्ति स्थल सौर पार्क है वो कहाँ है स्थित, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, तो फ्रेंड्स कर्नाटक में शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है वो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है,
चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, नहीं को ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा सीमेंट उद्योग है ना वो पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में है। सीमेंट उद्योग कहाँ है? गुजरात में। और पेट्रो रसायन है, जो पेट्रो रसायन केंद्र कहाँ है? तो नागथेन में है। ठीक है, पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ है? तो नागथेन में है। और लोहा एवं इस्पात का केंद्र है राउरकेला। कहाँ है लोहा एवं इस्पात का? राउरकेला। चीनी का सिलवासा नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं, गलत ही को ढूंढने के लिए कह रहा है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो तंसा अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है। किस अभ्यारण्य के बारे में? एक बार माइंड में सेट कर लीजिए फ्रेंड्स, तंसा अभ्यारण्य। तो तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। किस राज्य में अवस्थित है तंसा अभ्यारण्य? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में अवस्थित है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है दिमाड़ा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो दिमाड़ा जनजाति कौन सा? दिमाड़ा जनजाति। तो दिमाड़ा जनजाति असम में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो दिमाड़ा जनजाति असम में निवास करती है। कहाँ करती है दिमाड़ा जनजाति निवास? असम में निवास करती है। और तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो तंसा महाराष्ट्र में है। दिमाड़ा जनजाति असम में है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है काठी लोक नृत्य का संबंध किससे है। तो काठी लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो काठी लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। काठी लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो काठी लोक नृत्य का पश्चिम बंगाल से। कह रहा है 38वीं समांतर रेखा, 38वीं डिग्री समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजन करती है। ये जो 38वीं समांतर रेखा है वो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। ठीक है, किसको विभाजित करती है 38 डिग्री समांतर रेखा? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग पहले से जानते होंगे। श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। चलिए चलते हैं, दो क्वेश्चन और बाकी है। देखिए 49 और 50 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। क्या कह रहा है? भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे। वो पूर्व भाग आर्मीनिया था। कौन सा फ्रेंड्स था? आर्मीनिया। क्या कह रहा है? भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे। तो कौन सा था जगह? आर्मीनिया। ठीक है, कह रहा है जापान का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, जापान का विशालतम द्वीप कौन है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छा लगेगा लाइक प्लस शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कमेंट से मोटिवेट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 2 महीने में सारा कुछ आपको कवर कर दिया जाएगा, जिससे आप 75 से 18 मार्क्स आसानी से आप बिहार पुलिस में ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, जापान का सबसे विशालतम द्वीप होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो होन्शु द्वीप। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, तो 1 वीक के बाद हम लोग थ्योरी पेपर बिल्कुल जीके जीएस और बिहार जीके से भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 से 6 क्वेश्चन बिहार जीके से भी पूछा जाता है। 3 से 4 क्लास में हम लोग थ्योरी में हम लोग बिहार जी को भी कवर करा देंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सम्मिलित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद,